दोस्तों, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे एक अध्यापक थे। उनकी खास बात ये थी कि उनका फोकस बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा पीटने में रहता था। जिस टाइम प्रेयर के लिए सभी विद्यार्थी ग्राउंड में एकत्रित होते थे तो वे सभी बच्चों को अपनी गिद्ध दृष्टि से देख लेते थे और रोजाना उन बच्चों में से 2-4 बच्चे वो ऐसे निकालकर सामने खड़े कर देते थे जिनमें से या तो किसी के कपड़े धुले ना हो या किसी के नाखून बड़े हों या बाल लंबे हों। जिनके बाल लंबे होते थे वो उनसे कहते कि मैं बनाता हूं तुझे संजय दत्त, और ताबड़तोड़ उस बेचारे बच्चे पर लात घूंसे बरसा देते थे। दोस्तों, क्या संजय दत्त या किसी भी फिल्म स्टार जैसा दिखने की हसरत इतनी बुरी बात होती है कि उसके लिए बच्चे को सजा दी जाए? चलो मान भी लिया जाए कि बड़े बाल रखना एक बेहद बुरी आदत होती है, लेकिन वो जिन कारणों से बुरी होती है वो कारण आप बच्चों को भी बताओ, उन्हें बड़े बाल रखने के नुकसान समझाओ, और अगर नहीं समझा सकते तो सजा खुद को दो, न कि बच्चे को, क्योंकि आप एक अच्छे सिखाने वाले नहीं बन सके। दोस्तों, असल में हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहद खराब है। हम बच्चों को सिखाने या समझाने पर ध्यान नहीं देते बल्कि रटाने पर देते हैं, और अगर बच्चा रट्टा मारने में निपुण ना हो तो उसे सजा मिलती है। क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है? असल में शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना है, लेकिन अब ये उद्देश्य बदलकर सिर्फ जीविका के लिए नौकरी हासिल करना हो गया है। यही वजह है कि अगर आपको अपनी पढ़ाई पूरी करने पर खुशकिस्मती से कोई सरकारी या चलो प्राइवेट नौकरी भी मिल गई तो ठीक है, वरना आपके लिए अपने घर के पास बनी चौपाल में ताश खेलकर समय बिताने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा भाग स्कूल या कॉलेज में बिताकर भी आप अपना कोई हुनर विकसित नहीं कर पाए। आप जानते हैं कि दिवाली पर लगने वाली चाइनीज लाइट कैसे सिर्फ 20 या 30 रुपए में मिल जाती है? इन लाइटों में रंग बिरंगे छोटे छोटे बल्ब भी लगे रहते हैं, वायर भी इस्तेमाल होती है, तो भी ये इतनी सस्ती क्यों होती है? क्योंकि चाइना में इस तरह के लाइट या खिलौने बनाना बड़े पैमाने पर घरेलू लघु उद्योग बन गए हैं। चाइना की औरतें सुबह शाम चूल्हे चौके से फुर्सत निकालकर इस तरह की लाइटें बनाती हैं, और फुर्सत के समय किए गए इन्हीं कामों से वे औरतें बड़े ही अच्छे खासे पैसे भी कमा रही हैं। जबकि हमारे देश में औरतें फुर्सत के समय या तो चुगलियां पीटती हैं या सास बहू के सीरियल देखती हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली सर्दी के लिए घर के किसी बच्चे के लिए स्वेटर बुन देती हैं। चाइना में इस तरह के छोटे उद्योगों को करने का तरीका स्कूल के समय से ही बच्चों को सिखाया जाता है। जहाँ तक हमारे स्कूल की पढ़ाई के बारे में बात की जाए तो पढ़ाई की सारी व्यवस्था याद करने पर आधारित है, समझने पर नहीं। स्कूलों की हालत एक प्रकार से जेल जैसी हो गई है, जहाँ जबरन बच्चों को कैद करके उनसे रट्टे लगवाए जाते हैं। परीक्षा और पढ़ाई वाले जंजाल से मुक्त होते ही हम पढ़ना छोड़ देते हैं। किसी को पढ़ता हुआ देखते हैं तो हैरानी से पूछते हैं कि क्यों भाई, ऐसा क्या पढ़ रहे हो? आपके परिवार के लोग ही पूछ लेते हैं कि जब किसी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर ये सब पढ़ क्यों रहे हो? वास्तव में पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी पाना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि पढ़ने से हमें वो ज्ञान मिलता है जो सामान्य जीवन में हमारे बहुत काम आता है। उदाहरण के तौर पर आज से सैकड़ों साल पहले किसी महापुरुष ने खोजबीन करके बताया कि विटामिन ए की कमी से शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया नामक बीमारी होती है। फिर किसी दूसरे महापुरुष ने बताया कि गाजर, शकरकंद या दूध आदि में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। अब इन दोनों ही महापुरुषों द्वारा की गई खोजों का ये मतलब नहीं था कि आप इनके द्वारा की गई खोजों का रट्टा मार दे, ताकि अगर आगामी परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से होने वाले किसी रोग का नाम बताएं तो आप तुरंत लिख दें एनीमिया। वास्तव में इन खोजों का मतलब आपको इस प्रकार के किसी रोग से दूर रखना था। ऐसा हो सकता है कि रट्टा मार के आपको परीक्षाओं में अच्छे नंबर मिल जाएं, मगर जब सीखी गई बात को जीवन में व्यवहारिक रूप देने की बात आती है तो ये रटने वाले गवार के गवार ही रह जाते हैं। मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाले कई ऐसे दोस्त थे जिन्हें मैं उन दिनों बहुत होशियार समझता था, लेकिन आज उनसे मिलने पर, उनकी बातों को सुनने पर यही लगता है कि वे बहुत होशियार नहीं थे बल्कि बहुत अच्छे रट्टा मारू थे। यही वजह है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी इन अपराधी बाबाओं के बहकावे में आकर इन्हें अपना भगवान बना लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को जिन्हें आप पढ़ा लिखा समझते थे, इन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई की ही नहीं बल्कि सारी उम्र रट्टे लगाए हैं।
शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी अपने मन से पढ़े, ना कि किसी दूसरे को पछाड़ने के लिए पढ़े। स्कूल और कॉलेजों में इतनी आज़ादी और व्यवस्था होनी चाहिए कि विद्यार्थी अपने पसंद के विषय को विस्तार से पढ़ सके, उन पर शोध कर सके। खैर, कुछ महंगे प्राइवेट स्कूल्स में तो ये व्यवस्था फिर भी ठीक ठाक कही जा सकती है, जहां पढ़ाई के साथ साथ अन्य रचनात्मक क्रियाएं मसलन नृत्य, संगीत और खेल कूद आदि पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। लेकिन सरकारी स्कूलों के हालात किसी से छुपे नहीं हैं, जहां अध्यापक क्लास में बैठकर ऊँघते रहते हैं और बच्चों को सिर्फ इसलिए पीट देते हैं क्योंकि उनके शोर मचाने से अध्यापक की नींद में खलल पड़ गई थी। आज 1.25 अरब से भी अधिक जनसंख्या वाले भारत में सिर्फ 800 यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि 30 करोड़ जनसंख्या वाले अमेरिका में 4000 से भी अधिक यूनिवर्सिटीज हैं। अमेरिका में करीब 83% बच्चे अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेजों में पहुंचते हैं, जबकि भारत में सिर्फ 8%। द टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग के अनुसार अमेरिका का कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इस लिस्ट में भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 की लिस्ट में भी अपनी जगह नहीं बना पाई। लेकिन ये सब सोचने की हमें क्या जरूरत है? अब तो पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के मामले में हमने अमेरिका को पछाड़ ही दिया है। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम बेहद पिछड़े हुए हैं, लेकिन बजाय इन क्षेत्रों में सुधार करने के हम मूर्तियां बनाने की होड़ में जुटे हुए हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।